जी अस्सलाम वालेकुम। कैफे आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 79। टॉपिक हमारा चल रहा है रिलेटेड पार्टीज़। कल के लेक्चर में हमने ये सीखा, नंबर 1 रिलेटेड पार्टीज़ होती क्या है, नंबर 2 उनके साथ ट्रांजैक्शन अमूमी तौर पे कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं, और नंबर 3 हमने ये सीखा कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हमारे लिए क्यों अहम है। ठीक है, ये 3 कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट है। फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंसेप्ट हमने सीखा कल वो ये कि हम क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। यानी क्लाइंट हमें लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी ज़रूर प्रोवाइड करेगा, लेकिन क्या हमें उस लिस्ट के ऊपर आंखें बंद करके एतबार कर लेना चाहिए या अपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए, क्योंकि रिस्क है कि कोई हो सकता है रिलेटेड पार्टी ओमिट हो गई हो उसमें से। तो फिर हमने कुछ प्रोसीजर परफॉर्म किए थे जिनका मकसद क्या था, टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस। रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और ट्रांजैक्शंस को, यानी कोई रिलेटेड पार्टी अगर ओमिट हो गई है वो, या रिलेटेड पार्टी तो आइडेंटिफाई हो गई, उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन थी वो ओमिट हो गई, वो आइडेंटिफाई हो जाए, इसको हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी भी कहते हैं। रिलेटेड पार्टी के हवाले से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं, और इसको हम प्रोसीजर्स टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी भी कहते हैं। कि रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन लिस्ट कंप्लीट है या नहीं, ये हमें पता चल रहा है। कल के लेक्चर में हमने ये स्टडी किया था, इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। ठीक है, एग्जाम में एक अहम जो आपसे डिसीजन करवाएगा वो ये कि कोई दो एंटिटीज आपके सामने प्रेजेंट करेगा, आपने उनमें रिलेटेड पार्टीज का रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है। वो दो एंटिटी कोई नेचुरल पर्सन भी हो सकती है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, तो आइडेंटिफाई कर लेंगे। और डेफिनेशन में हमने खास तौर पे वो आपको क्या बताया था, वो रिलेटेड पार्टीज में एसोसिएटेड कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरीज, डायरेक्टर्स, इनके रिलेटिव्स, ये लोग शामिल होते हैं। क्लियर? ओके, आगे चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको प्रीवियस तक। चलिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस है 2-3, ये डिस्कस कर लेते हैं। होम असाइनमेंट में भी आपको दिए थे। होम असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने किए? अच्छा, इसमें करंट टॉपिक के साथ साथ प्रीवियस टॉपिक के क्वेश्चन भी थे। प्रीवियस टॉपिक के क्वेश्चन कितने स्टूडेंट्स ने किए? ये निस्बतन कम है। चलिए, इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं प्रीवियस टॉपिक में? ठीक है, साथ साथ आपने इनकी रिवीजन करते रहना है, गो थ्रू करते रहना प्रीवियस टॉपिक्स को, ताकि वो बिल्कुल ऐसा ना हो कि आखिरी महीने में आप उनको भूल चुके हो। ठीक है, तो प्रीवियस टॉपिक खुद से भी मैं भी आपको क्वेश्चन देता रहता हूँ असाइनमेंट के तौर पे, आपने खुद से भी अगर टाइम मिले, और क्योंकि आपकी अपनी असेसमेंट होगी ना कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, तो प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज भी करते जाए, उनके 1-2 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते जाए। कह रहा व्हाट इज रिलेटेड पार्टी एंड ए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्या है फर्क रिलेटेड पार्टी में, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन? भाई रिलेटेड पार्टी वो है जिसके ऊपर हमारा इन्फ्लुएंस है या जिसका इन्फ्लुएंस हम पे है, 2 वेज में काम करता है ना। और रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो क्या होगी? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अच्छा, यहाँ पे एक अहम कंसेप्ट मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। यहाँ पे आपके ख्याल में ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है, इसकी एग्जांपल्स दी है उसने। ठीक है, यहाँ पे वो एक लाइन नीचे लिख रहा है, ये आपने पढ़ी है लाइन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कैन बी इधर विद इन और आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एक तो वैसे ही रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शंस होती है ना, एज ऑडिटर हमारे लिए उनमें रिस्क ज्यादा होता है नॉर्मली। लेकिन क्या हो अगर वो ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस भी हो, तो फिर रिस्क मजीद बढ़ जाएगा, वो सिग्निफिकेंट रिस्क हो जाएगा। और समटाइम उसे कहते हैं ये रिस्क ऑफ फ्रॉड बन गया। रिस्क जब ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाए, ठीक है, तो इसको क्या ट्रांजैक्शन विद इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में फर्क आपको पता है? अच्छा, ये वैसे तो आगे लिस्ट आएगी, लेकिन मैं आपकी जजमेंट टेस्ट करना चाह रहा हूं।
आपके सामने ये 3 ट्रांजैक्शन है, जरा सोच के बताइए पहली ट्रांजैक्शन विद इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है या आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस? विद इन द नॉर्मल, जैसे सेल परचेज ऑफ इन्वेंट्री है या बाज़ का एसेट्स है, फिक्स एसेट्स, रूटीन में सेल परचेज होता है। ओके, रिसीविंग और प्रोवाइडिंग सर्विसेज सच एज कंसल्टेंसी और मैनेजमेंट, ये आपके ख्याल में विद इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है या आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस? जैसे बाज़ का कोई आउटसोर्सिंग कर लेना, ठीक है, कोई कंसल्टेंट हायर कर लेना किसी को, ठीक है, क्या ये विद इन द टैक्स एडवाइजर किसी को अपॉइंट कर देना, पेरोल सर्विसेज किसी से कहना कि भाई आप मेंटेन करें, आपके ख्याल में ये विद इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है या आउटसाइड द ऑर्डिनरी? और थर्ड, लोन्स आर गारंटीज गिवन आर रिसीव्ड, ये बताइए आउटसाइड, क्योंकि अमूमी तौर पे कंपनीज एक दूसरे के साथ सेल परचेज तो करती हैं, वो रूटीन का बिजनेस समझा जाता है, उसमें गुड्स की भी सेल परचेज हो सकती है, सर्विसेज की भी हो सकती है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ एंटिटी क्या है। लेकिन अमूमी तौर पे कंपनीज एक दूसरे को लोन नहीं देते, एक दूसरे को शेयर कैपिटल इशू नहीं करती, तो इन्वेस्टर को करते हैं। लोन देना बैंक का काम है और शेयर कैपिटल इशू करना ये रूटीन की ट्रांजैक्शन नहीं है, ये तो साल बाद होती है। तो ये जहन में रखिएगा कि ट्रांजैक्शन, अब 2 चीजें आपको बता रहा हूं, इनको आपने अपने जहन में रखना है, ये एग्जाम टिप है, एग्जाम पॉइंट समझें इनको। नंबर 1, रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन होगी आपको आइडेंटिफाई करना होता है समटाइम कि ये विद इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमने ये वैल्यूएट करना है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर तो विद इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो प्रॉब्लम कोई नहीं, अगर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो ना, तो फिर हमें कुछ चूंकि रिस्क बढ़ जाता है। खुद सोचे, अब वो रिस्क नॉर्मल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का नहीं रहा, हालांकि नॉर्मल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में भी रिस्क है, लेकिन अगर वो ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी भी है और आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस भी है, तो वो सिग्निफिकेंट रिस्क बन सकता है, वो रिस्क ऑफ फ्रॉड बन सकता है। तो 2 चीजें होंगी जो डिसाइड करेंगी कि कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है या नहीं। वैसे तो भी लिस्ट आएगी जब हम वो कंसेप्ट पढ़ेंगे, आपने चुप करके लिस्ट को याद करना है, एग्जाम में उस लिस्ट में से पॉइंट आया फिट कर देना है, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। लेकिन मे भी कभी एक्सट्रीम केस में आपको वो लिस्ट भूल जाए, या हो सकता है कि वो कोई ऐसा ट्रांजैक्शन टेस्ट कर ले जो लिस्ट में नहीं है। आपने 2 चीजों के ऊपर ध्यान देना है आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नंबर 1, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है। अगर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ऐसी है जो कंपनी कभी कभार करती है, अनयूजुअल है, जैसे लोन, जैसे एक जगह पे था उसने कि एक्सचेंज ऑफ एसेट कर लिया, लैंड के बदले में मशीनरी। अब आप खुद सोचे, मतलब नॉर्मल मशीनरी बाय करता, हमें प्रॉब्लम कोई नहीं थी, लैंड के बदले में मशीनरी, और बदले में कोई पैसे ना लिए ना दिए। तो 2 चीजें डिसाइड करेगी ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ। नंबर 1, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है। नंबर 2, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। बाजू का ट्रांजैक्शन रूटीन की नेचर रूटीन की है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन अनयूजुअल है। उसने कहा जी नॉर्मल क्रेडिट पीरियड है 30 डेज का, और एक रिलेटेड पार्टी को सेल की है, उससे 3 ईयर का क्रेडिट पीरियड दिया, 3 साल बाद पेमेंट करनी। अब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या कह रही है, ऑर्डिनरी है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन क्या कह रही है, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो आपने इसको क्या ट्रीट करना है, तो मेन पॉइंट लिख लीजिए कि अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, हमने ये भी इवैल्यूएट करना होता है ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की है, या आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, अगर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो तो वो रिस्क बढ़ जाता है, वो आगे हम स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे अहम पॉइंट क्या बता रहा हूं आपको, पहचानना। ये नहीं बता रहा कि अगर ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होगी तो क्या करना है, वो भी पढ़ना है हमने। अभी क्या बता रहा हूं, ट्रांजैक्शन कब आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होगी, ये पहचानना कैसे है, रूल क्या है इसका। नंबर 1, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देखना है हमने। नंबर 2, टर्म्स एंड कंडीशन। अभी एग्जांपल्स आएंगी, वैसे उससे क्लियर हो जाएगा, लेकिन रूल आपको ये बता रहा हूं। एग्री करते हैं ना इस रूल से? ओके, चलिए, ये था हमारा एक अहम कंसेप्ट केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 कह रहे ड्यूरिंग योर प्लानिंग मीटिंग विद द फाइनेंस डायरेक्टर। फाइनेंस डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर है, सीएफओ है, सीएफ of Medal Limited for the year ending 31st December 2006, he informed you that his wife
An interior designer had provided consultancy services in relation to the refurbishment of the company's head office. कंपनी का हेड ऑफिस है, उसकी ओवरऑलिंग वगैरह करनी है, उसके लिए इंटीरियर डिजाइनिंग का काम किसको दिया है? CFO की वाइफ. State why this should be considered by the auditor. ऑडिटर क्यों इसको कंसिडर करे? हाँ जी, क्योंकि वाइफ ऑफ CFO is considered related party, therefore transaction with wife is related party transaction. और ऑडिटर इस ट्रांजैक्शन के बारे में किन चीजों के बारे में कंसर्न्ड होगा, यानी क्या चीजें चेक करेगा इस ट्रांजैक्शन के बारे में? हाँ, नंबर 1 तरतीब से चले. नंबर 1 अप्रूवल, नंबर 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ठीक हुआ, काउंट, नंबर 3 प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड. ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको तो आप लिख ले. ये एग्जाम में कोई रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन आए, कोई रिलेटेड पार्टी का कोई भी कंसेप्ट आए, उसके प्रोसीजर पूछे हो ना, रिलेटेड पार्टी के हवाले से ट्रांजैक्शन के कोई भी ट्रांजैक्शन उसके सब्सटेंटिव प्रोसीजर पूछे, तो ये 3 आपके यूनिवर्सल प्रोसीजर है. अप्रूवल, अकाउंटिंग, डिस्क्लोजर. अप्रूवल, अकाउंटिंग, डिस्क्लोजर. अप्रूवल और डिस्क्लोजर तो आपको समझ आ रहा होगा, अकाउंटिंग शायद समझ नहीं आ रहा होगा. अकाउंटिंग किस कंटेक्स्ट में? क्योंकि बात बात रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन है वो आर्म लेंथ बेसिस में नहीं होती, वो फ्री में चीजें दे दी, ये लो भाई, ये तुम मेरा फ्री में ये काम कर दो, मैं तुम्हारा फ्री में ये काम कर देता हूं, चलो. रिलेटेड पार्टी में इस तरह चल रहा होता है. तो क्या हमें वो 0 पे रिकॉर्ड करनी चाहिए ट्रांजैक्शन? क्या करनी चाहिए? आर्म लेंथ बेसिस. इसीलिए अकाउंटिंग के ऊपर भी जोर दिया. तो एग्जाम में रिलेटेड पार्टी की कोई ट्रांजैक्शन आ जाए, कोई प्रोसीजर आ जाए, कोई केस आ जाए जिसमें उसने प्रोसीजर पूछे हो रिलेटेड पार्टी के हवाले से, वो रिलेटेड आम नहीं ये ना, वो रिवैल्यूएशन के प्रोसीजर पूछे, इंपेयरमेंट के प्रोसीजर पूछे, डेप्थ आप ये फिट कर दे, नहीं. जब रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व होगी तो आपने ये 3 प्रोसीजर हर केस में लिख सकते हैं. कौन से? बेफिक्र होकर लिखना, अप्रूवल, अकाउंटिंग, डिस्क्लोजर. लेकिन ये सिर्फ अल्फाज हैं, आपने उन्हें सेंटेंस फॉर्म में लिखना है. क्या आप इस काबिल समझते हैं अपने आपको इतना ऑडिट पढ़ने के बाद कि अगर आपको सिर्फ हेडिंग बता दी जाए, उसका एक सेंटेंस में प्रोसीजर बना सकते हैं? सेंटेंस में बना सकते हैं, सेंटेंस फॉर्म में, अगर सिर्फ आपको कुछ हेडिंग या कीवर्ड्स बता दिए जाए? पक्की बात है. चलिए जी, ये भी हमने कर लिया. थर्ड क्या है? कह रहे स्पेसिफाई द प्रोसीजर दैट एन ऑडिटर शुड परफॉर्म टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ द लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज प्रोवाइडेड बाय द डायरेक्टर्स. आज पेपर का क्वेश्चन देखिए, समझ आ रहा है क्या पूछ रहा है और क्या लिखना है? वही प्रोसीजर. क्या प्रोसीजर थे? मुझे तो एक ही याद है, इंक्वायरी थी, डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट टीम भी था, इंस्पेक्शन भी था, प्रोसीजर. और ये मेरा भाई मेरे को बताएगा इंस्पेक्शन में कौन कौन से प्रोसीजर्स थे, यानी डॉक्यूमेंट्स कौन से थे जो इंस्पेक्ट करने हैं. ले ये पढ़ा आपका ऑडिट भाई, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे कि इंस्पेक्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स कोई करते हैं ना, कौन से डॉक्यूमेंट्स थे? कोई 3 डॉक्यूमेंट्स बता दे, सिर्फ 3 छोड़े 2 बता दे. बैंक स्टेटमेंट. सुभान अल्लाह, बैंक स्टेटमेंट से कैसे रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई होगी? बैंक स्टेटमेंट सिर्फ डेबिट क्रेडिट आ रहे होते हैं. कहीं आप बैंक कंफर्मेशन लेटर तो नहीं कहना चाहते? कोई कहना चाहता तो वो कहे ना, वो क्यों नहीं कह पाते आप? कहे ना, वो लिख दो बैंक कंफर्मेशन लेटर, बोल, शाबाश. और बोर्ड मीटिंग होगी, उसकी वीडियो और उसके मिनट्स, शाबाश, ठीक है. उसमें जो उसमें रिलेटेड पार्टी का जिक्र होगा बोर्ड मीटिंग के मिनट्स में. क्यों जिक्र होगा? हाँ, क्योंकि लॉ ये कहता है कि जितनी भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस हैं वो अप्रूव होनी चाहिए डायरेक्टर्स की तरफ से, या जो भी उन्होंने पॉलिसी बनाई है उसके मुताबिक. तो वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है उसमें लीगल रिक्वायरमेंट के मतलब अप्रूवल के लिए सारे ट्रांजैक्शन जारी होगी. याद है लॉ में भी पढ़ा था, डायरेक्टर का इंटरेस्ट हो डिस्क्लोज करना है उसने, तो इसलिए उस मीटिंग में सारे डिस्क्लोजर्स होंगे, उस मीटिंग में सारे डिस्कशन होंगे, अप्रूवल होगी. चलिए, ये थे हमारे कल तक का लेक्चर और उसके क्वेश्चन और कंसेप्ट्स. आज का लेक्चर करें स्टार्ट ना, नए कंसेप्ट स्टार्ट करें, लेक्चर तो स्टार्ट हो ही चुका है.
ओके, आज जो हम कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं वो ये है, कल हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म किए, ऐसा ही है, टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। जब वो प्रोसीजर हम परफॉर्म करेंगे उनमें से कुछ रिस्क हमारे सामने आएंगे, कुछ रिस्क आइडेंटिफाई होंगे, कुछ रिस्क आइडेंटिफाई, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपको याद होगा चैप्टर 10 हमने पढ़ा था ना, उसमें हमें कुछ सिचुएशन दे देता था, कहता था इसमें से रिस्क आइडेंटिफाई करो और उसको एड्रेस करने के लिए प्रोसीजर बताओ। ये वही समझ लीजिए सिचुएशन आ गई, हमें वो कुछ रिस्क बताएगा और उन रिस्क को एक्सप्लेन करेगा और उनको एड्रेस करने के लिए प्रोसीजर बताएगा। किसी रिस्क में प्रोसीजर कम होंगे, एक्सप्लेनेशन ज्यादा, किसी में एक्सप्लेनेशन कम होगी, प्रोसीजर ज्यादा, लेकिन अप्रोच यही चलेगी। रिलेटेड पार्टी के हवाले से रिस्क क्या है, प्रोसीजर क्या है, रिस्क क्या है, प्रोसीजर। तो जो रिस्क हैं वो टोटल 4 तरह के हो सकते हैं। टोटल कितने तरह के रिलेटेड पार्टी के हवाले से रिस्क हो सकते हैं? 4 तरह के रिस्क हो सकते हैं। वो कौन कौन से? पहला रिस्क, अब यह है सब्सटेंटिव प्रोसीजर टू रिस्पॉन्ड टू रिस्क। कंसेप्ट समझने पहले, अगर तो हमने कल जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म किए थे उनसे कोई रिस्क सामने ना आए तो हमारा ये एरिया, रिलेटेड पार्टी वाला एरिया, यहीं पे खत्म। हमने सिर्फ वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी। अगर उनसे किसी किस्म का कोई रिस्क ना आए तो ये एरिया उधर ही खत्म। लेकिन अगर उन प्रोसीजर से कोई रिस्क सामने आ जाए तो हमने उस रिस्क को के स्पेसिफिक, उस रिस्क के मुताबिक सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना है। शाबाश। अच्छा, गैस कीजिए, आपके ख्याल में, आपकी जजमेंट का इम्तिहान लेते हैं, सबसे अहम रिस्क क्या आइडेंटिफाई हो सकता है? जो प्रीवियस हमने कल के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म किए थे, गैस कीजिए सबसे अहम रिस्क क्या आइडेंटिफाई हो सकता है? हाँ, लिस्ट में कंप्लीट रिलेटेड पार्टीज ना, यानी हम कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर लें जो लिस्ट में शामिल ही नहीं है। शाबाश, सबसे बड़ा रिस्क ये है और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा भी उसने यही है। ठीक है, तो जब हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे उसके नतीजे में सबसे बड़ा और सबसे अहम रिस्क क्या हो सकता है? नंबर 1, ऑडिटर आइडेंटिफाई कर ले ऐसी रिलेटेड पार्टी या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नॉट आइडेंटिफाइड बाय मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं की। हो सकता है कि नहीं? ये हमारा रिस्क नंबर 1, पहला रिस्क। दूसरा रिस्क, इफ देयर इज सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स। इसकी डिबेट अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हमारी हुई है कि अगर कोई रिलेटेड पार्टी है, ठीक है, रिलेटेड पार्टी नॉर्मल है तो ठीक है, वो भी रिस्की है, उसके ऊपर नॉर्मल प्रोसीजर जो हमारे परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है? आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो फिर क्या होगा? 2 रिस्क। पहला रिस्क कौन सा? रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाइड बाय ऑडिटर, नॉट आइडेंटिफाइड बाय मैनेजमेंट। दूसरा रिस्क कौन सा? ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तीसरा रिस्क, रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। अच्छा, एक होता है नॉर्मल इन्फ्लुएंस, वो तो हर रिलेटेड पार्टी का होता है। एक होता है डोमिनेंट इन्फ्लुएंस,
डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऐसी रिलेटेड पार्टी को कहते हैं जिसके सामने कंपनी के अंदर कोई दूसरा बंदा बोल नहीं सकता, उसका डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है, सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, हर पर्सन को डोमिनेट कर रहा है। सीईओ क्या डोमिनेट कर रहा होगा? डायरेक्टर उठा के बाहर फेंकेंगे उसको, लाजमी नहीं है। सीईओ एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सबसे ज्यादा होती है, मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके, ये आप कह सकते हैं डोमिनेंट इन्फ्लुएंस उसका ये लाजमी। ये कौन होगा? ये होगा कोई मेजॉरिटी शेयर होल्डर, ये होगा फाउंडर ऑफ द एंटिटी, फाउंडर है। हाँ जी, फाउंडर है जो अभी भी मैनेजरियल रोल प्ले कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये वो पर्सन होता है जिसके पास वीटो पावर होती है, सारे फैसले फाइनल अप्रूवल के लिए इसके पास आते हैं, लेकिन ये जो फैसला कर देता है उसके ऊपर कोई दूसरा पर्सन डिबेट नहीं करता। लॉ ने इसमें कोई पोजीशन नहीं बताई, कभी किसी पोजीशन वाला पर्सन डोमिनेंट इन्फ्लुएंस वाला होगा, कभी किसी पोजीशन वाला। ठीक है, हमारे घरों में बाजुकात डोमिनेंट पोजीशन जो है वो वालिद की होती है, बाजुकात है, बाजुकात वालदा, बाजुकात बड़े भाई की, वो केस टू केस और टाइम टू टाइम मेरी करता है। जब वालिद साहब घर से बाहर हो तो डोमिनेंट इन्फ्लुएंस किसका होगा? बड़े भाई का। ठीक है, बड़ा भाई भी तो फिर हमारा, पहले वालिद साहब का, फिर वालदा का, फिर बड़े भाई का, ठीक है, फिर बड़ी बहन का। बड़ी बहन के साथ थोड़ी हमारी जरा ना फिर काउंटर आर्गुमेंट हो जाते हैं। तो बहरहाल ये लॉ ने कोई पोजीशन नहीं बताई, लॉ ने क्या बताया? उसे निशानियां, इंडिकेटर्स बताए हैं। ये वो पर्सन होगा जो कंपनी का फाउंडर होगा, ये वो पर्सन होगा जिसके पास ट्रांजैक्शन फाइनल अप्रूवल के लिए इसके पास जा रही होंगी, ये वो पर्सन होगा कि जिसके पास वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब क्या होता है कि जब दूसरों का प्रपोजल ये चाहे तो 1 मिनट में रिजेक्ट कर दे, और इसका प्रपोजल कोई डिबेट नहीं करता इसके ऊपर। इसके साथ जो ट्रांजैक्शन होती है उनको कोई रिव्यू और अप्रूव नहीं करता। ये समझना कंपनी के अंदर सुपर पावर है, जैसे दुनिया में सुपर पावर है ना, एक कंपनी के अंदर सुपर पावर है। ये है कौन? रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। जैसे अगर मैं आपको मैं अब आपको निशानियां बता दी, जरा देखते हैं आप पहचान पाते हैं कि नहीं। मैं आपको कंपनी का नाम बताऊंगा, आप उसमें रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस बताइएगा। माइक्रोसॉफ्ट, शाबाश। अच्छा, ओपन एआई, सैम अल्टमैन, बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर इसके अलावा पाकिस्तान में निशात मियां मंशा, बहरिया सोसाइटीज, मतलब हाँ जी, ये इन्फ्लुएंस करें, आप नोट कर लें। ये वो लोग हैं जिन जो एक तरह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम क्या है ऑडिटर के लिए? इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कंपनी के अंदर कोई पर्सन नहीं है जो इनके सामने खड़ा हो सके, इनके किसी ट्रांजैक्शन को चेक कर सके, रिव्यू कर सके, उसके ऊपर पॉइंट उठा सके। जो पॉइंट उठाएगा उसको उठा के बाहर फेंक देंगे, ऐसा ही है। लेकिन एक पर्सन है जो कि इनके आगे ना सिर्फ खड़ा होगा, इनके ट्रांजैक्शन को चेक करेगा, खास तौर पे कि इनमें कोई फ्रॉड तो नहीं किया, क्योंकि ये लोग ना, इनमें रिस्क होता है, ये लोग अपनी पावर को मिसयूज कर सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, इलीगल एक्टिविटीज के लिए। कंपनी के अंदर तो कोई इनको रोक टोक करने वाला नहीं है, ठीक है, तो ये कर सकते हो। और आपको शायद हैरानगी होगी कि ये बाज़ औक़ात लोग इतने पावरफुल होते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए छोटा मोटा बैंक भी खरीद लेते हैं। पूरा बैंक खरीद लिया, किस लिए? सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, ठीक है, ये इतना स्ट्रांग। तो इनके साथ जो ट्रांजैक्शन होती हैं उनमें खास तौर पे रिस्क होता है कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल एक्टिविटी, फ्रॉड ना हो। तो फिर कौन पर्सन है जो ये चेकिंग करता है? ऑडिटर। शाबाश। तो बताइए, क्या रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस में रिस्क ऑफ फ्रॉड है? बिल्कुल। चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक छोटी सी एग्जाम्पल, किसी कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंचा रहा आपको, सिर्फ एक छोटा।
आर्टिकल्स के बाद आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। वैसे केस टू केस वेरी करता है। एक फर्म ऐसी है जिसमें सिर्फ एक ही पार्टनर है, एक फर्म ऐसी है जिसमें ज्यादा पार्टनर्स हैं। इस कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए किसमें रिस्क ज्यादा है। उसका एटीट्यूड पता नहीं कैसा, ज्यादा हो तो चलो एक पार्टनर का एटीट्यूड सही नहीं है, दूसरे में शिफ्ट रोटेट कर लिया आपने, लेकिन अगर एक ही है तो फिर उसमें प्रॉब्लम लेकिन 12 हो सकता है वो अच्छा हो सकता है वो एक ही है लेकिन अच्छा हो। केस टू केस वेरी करता है, सिर्फ एक जनरल रूल आपके सामने रख रहा हूं। तो ये अच्छा, अब ये एक और रिस्क भी है। वो कौन सा रिस्क? फोर्थ रिस्क। वो कौन सा रिस्क है कि ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी जो है, मैनेजमेंट ने ये कह दिया, क्या कह दिया कि हमारी ट्रांजैक्शन आम बेसिस पे है। अगर मैनेजमेंट चुप कर जाए ना, ये मैनेजमेंट ने क्या बोला, ट्रांजैक्शन हमारी क्या है, आर्म लेंथ बेसिस। आर्म लेंथ बेसिस का मतलब क्या है, मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन पे। अच्छा खुद बताया, अगर मैनेजमेंट ने ये लिख दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अगर ना लिखते तो खैर थी, फिर हम नॉर्मल का प्रोसीजर परफॉर्म करते। अगर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर में कोई भी चीज लिख दी हो, क्या हमें वेरीफाई करनी चाहिए कि नहीं? डिस्क्लोजर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है। मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर में लिख दिया ऑल ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज आर ऑन आर्म लेंथ बेसिस, क्या हमें अब ये चेक करना पड़ेगा कि नहीं कि ट्रांजैक्शन वाकई आर्म लेंथ बेसिस पे? बिल्कुल। लेकिन कब स्पेसिफिकली, कब? ये वैसे तो नॉर्मली भी देखते हैं हम ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ, उसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड ना हो, लेकिन खास तौर पे कब ये देखना है, जब मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये लिख दिया हो। ठीक है, तो फिर तो हमने ये देखना है हर ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे होनी चाहिए रिलेटेड पार्टी के साथ, वरना नॉर्मल हालात में हम कुछ ट्रांजैक्शन को देखते हैं, कुछ को नहीं देखते। छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। बाज़ औक़ात कुछ कंपनीज में ये पॉलिसीज होती है कि जो उनका एसेट 5 साल बाद बुक वैल्यू के ऊपर डायरेक्टर्स को या जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है बुक वैल्यू पे उनको सेल कर देते हैं। हालांकि उन्हें पता होता है कि ये एसेट इसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है, लेकिन वो कहते हैं चले हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट हमें इतने अरसे से सर्व कर रही है तो इनको थोड़ी फेवर हो जाएगी, कंपनी को भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि अपनी लाइफ तो पूरी कर चुके हैं। अगर आप स्ट्रिक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है जो कि आर्म लेंथ बेसिस पे नहीं है। ठीक है, लेकिन जो कि कंपनी की पॉलिसी होती है, हम इसे रिस्क ऑफ फ्रॉड के तौर पे नहीं लेते, इसके ऊपर ज्यादा प्रोसीजर भी परफॉर्म नहीं करते, हम सिर्फ ये देखते हैं पॉलिसी अप्रूव, बट ठीक है काफी। खुद आप सोचें, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है और आर्म लेंथ बेसिस पे भी नहीं है, लेकिन चूंकि एज पर पॉलिसी है और पॉलिसी भी हमें कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बड़ी अनफेयर हो, ठीक है। लेकिन अगर इसी कंपनी की मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बात लिख देना कि आर ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी आर ऑन आर्म लेंथ बेसिस, तो फिर हमारे लिए लाजिम हो जाता है कि हम इस ट्रांजैक्शन के बारे में भी कहें कि आप इसको आर्म लेंथ बेसिस पे कराएं, क्योंकि मैनेजमेंट ने स्पेसिफिकली बोल दिया। क्या बोल दिया? ये भाईजान असाइनमेंट नहीं करके आते, ठीक है कोई मसला नहीं है, कुछ कभी करते हैं कभी नहीं करते। इनके घर वाले है, वाले साहब है फॉर एग्जांपल, उनके सामने इन्होंने स्टेटमेंट दे दी, क्या मैं तो सारी असाइनमेंट करता हूं। अच्छा चुप बैठे रहते ना, मैं शायद ना बताता कि ये कभी आता है कभी नहीं आता, कभी असाइनमेंट करता है कभी नहीं करता, अगर चुप, ठीक है। लेकिन जब मुझे बताएं क्लियरली स्टेटमेंट दे दी, तो फिर एज प्रोफेशनल मेरा फर्ज बनता है कि नहीं कि मैं सही स्टेटमेंट में बताऊं कि भैया। उसी तरीके से मैनेजमेंट अगर तो असर्शन ना लिखे कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो फिर ठीक है, फिर हम बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। जो एज पर पॉलिसी नॉर्मल ट्रांजैक्शन चल रही होती है ना, उनको वेरीफाई उनको भी करते हैं, लेकिन नॉर्मल तरीके से, ज्यादा टेंशन नहीं लेते उनकी। लेकिन अगर मैनेजमेंट क्लियरली लिख दे कि ऑल ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी ऑन आर्म लेंथ बेसिस, ये असर्शन दे दे, फिर बताए अब हमें चेक करना बनता है कि नहीं बनता? अब तो बनता है। तो ये 4 रिस्क हो गए, 4 रिस्क। यानी जब आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो कितनी तरह के रिस्क आएंगे? 4th रिस्क उन्होंने लिखा, वो डिस्कशन हो रही थी शायद इस वजह से नहीं लिखा, मैं डिस्प्ले करवाता हूं। 4 रिस्क क्या होंगे? जब रिलेटेड पार्टी के हवाले से जब हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो 4 तरह के रिस्क हमारे सामने आएंगे। सबसे पहला रिस्क कौन सा हो सकता है? कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाए जब मैनेजमेंट आइडेंटिफाई नहीं की, पहला रिस्क। दूसरा रिस्क क्या है?
ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ हैं आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। और आउटसाइड कैसे पहचानना है? कुछ एग्जाम्पल है और एक रूल है। कुछ एग्जाम्पल है, एक रूल है। एग्जाम्पल में से आ जाए तो फिर फिट कर दे फौरन, एग्जाम्पल में से बाहर आए तो फिर रूल अप्लाई। रूल क्या है? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन भी देखनी है, टर्म्स एंड कंडीशन भी देखनी। बाजू का ट्रांजैक्शन नॉर्मल है, टर्म्स एंड कंडीशन अब नॉर्मल होती है तो वो ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है या नहीं है? बिल्कुल है। तो पहला कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी आ जाए जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं की, दूसरा ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तीसरा रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है, फोर्थ मैनेजमेंट ने स्टेटमेंट दे दी, असर्शन दे दी। क्या असर्शन दे दी? ऑल ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी आर ऑन आर्म लेंथ। हमने कहा भैया अब तो ये चेकिंग होगी, सही होगी, अब तो एक एक चीज चेक होगी। क्लियर जी? जी सर अमाउंट को देखते हैं इसमें कि अमाउंट नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन देखते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन, अमाउंट अगर नॉर्मल है तो ठीक है, लेकिन अगर अमाउंट सिग्निफिकेंट है तो फिर बिल्कुल उसको भी देखेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन में फिर अमाउंट भी आएगी। चलिए अब हमने क्या करना भला, वन बाय वन ये सीखना है कि इस सिचुएशन में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। एग्जाम में चारों में से कोई एक आपको सिचुएशन दे देगा और आपने उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म करना है। जो सबसे ज्यादा उसकी फेवरेट है केस स्टडी के पॉइंट्स, वो पहली दो हैं, रिलेटेड पार्टी नॉट आइडेंटिफाइड वाली और आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये जो थर्ड वाली है, ये रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, ये रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट है, जिसमें वो इंडिकेटर्स ऑफ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस पूछता है। और फोर्थ वाली लेस इंपॉर्टेंट, लेकिन स्किप नहीं करनी, लेस इंपॉर्टेंट। आइए जरा वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, अच्छा ये चारों याद रखें, ये सिचुएशन इफ के साथ डिस्कस हो रही हैं, यानी ये वो प्रोसीजर हैं जो अगर रिस्क आया तो आपने परफॉर्म करने हैं, और अगर रिस्क नहीं आया इसे नहीं करना, फिर मसला ही नहीं प्रैक्टिकली। लेकिन एग्जाम में वो जब टेस्ट करेगा तो जाहिर है कोई सिचुएशन रेलिवेंट क्रिएट करवाएगा। पहला, इफ ऑडिटर आइडेंटिफाइज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। अच्छा जब आपने कंसेप्ट बिल्ड हो गया ना, आगे कहानी इजी है, आपको समझ आते जाएगी। बस एक जगह पे रटे वाला पॉइंट है, वो थोड़ा अजीब सा है, बिल्कुल रटा, केस स्टडी नहीं है रटे, लेकिन वो याद करने में थोड़ा आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, छोटा सा पॉइंट है। बाकी पूरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो भी आज हम पढ़ेंगे इजी है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। पहला केस क्या, ऑडिटर ने रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर ली, कौन सी? जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं कर ली। ये तो बड़ा दुनिया का 8वां अजूबा हो गया। वो कैसे भाई? वो मैनेजमेंट 12 साल नहीं 12 महीने, ज्यादा जज्बाती हो गया, 12 महीने के 30 दिन में 24 घंटे ना करे चलें, 8 घंटे हर रोज ट्रांजैक्शन कर रही है, डील कर रही है पार्टी के साथ। वो नहीं पहचान सकी ये मेरा बचपन का गुमशुदा भाई है, मैनेजमेंट नहीं पहचान सकी, ऑडिटर ने आते ही पहचान लिया, इनकी शक्ल मिल रही है, ये भाई हैं बचपन के, है ना अजीब बात। अच्छा रिलेटेड पार्टी किसकी है, नोट करें, मैनेजमेंट, और पहचानी किसने? नहीं अजीब नहीं लग रही आपको बात? इसीलिए ऑडिट स्टैंडर्ड ये कहते हैं सबसे पहले तो आपने कंफर्म करना है कि वाकई रिलेटेड पार्टी है ना, वाकई रिलेटेड पार्टी नहीं है, बस शक्लें मिल रही है वो ठीक है, लेकिन फिर भी कंफर्म करें वाकई रिलेटेड पार्टी है। तो फिर अपने बाकी टीम मेंबर्स को बताओ। बाकी टीम मेंबर्स को क्यों बताओ? ये क्यों लिखा उसने, कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू अदर टीम मेंबर्स, ये क्यों लिखा? ताकि वो भी अलर्ट हो जाए, हो सकता है इस रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन उनके एरिया में आ रही हो, वो भी अपना रिस्क बढ़ा लें अगर इस तरह की ट्रांजैक्शन आ रही है। नंबर 1, कम्युनिकेट करना चाहिए कि नहीं दूसरे लोगों, कर दिया। फिर इंक्वायर किया मैनेजमेंट से, ये सबसे अहम, व्हाई एंटिटीज कंट्रोल फेल टू मैनेजमेंट, तुम्हारे कंट्रोल्स क्यों आइडेंटिफाई फेल हो गए आइडेंटिफाई करने में? रिलेटेड पार्टी तुम्हारी है, तुम्हारा सिस्टम कह रहे थे, कल तो कह रहे थे बड़ा सिस्टम स्ट्रांग है, जब रिलेटेड पार्टी की लिस्ट दी थी तब तो कह रहे थे, हमने कंट्रोल्स पूछे थे ना उसके बारे में, तब वो कह रहे थे बड़ा कंट्रोल स्ट्रांग। तो क्यों आपके स्ट्रांग कंट्रोल्स फेल हो गए इस रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए? पहले मैनेजमेंट के कान खींचने जरा, फिर उसके बाद उसे क्या करना है, जाओ रिलेटेड पार्टी हमने आइडेंटिफाई कर ली, इसके साथ ट्रांजैक्शन सारी तुम आइडेंटिफाई करो जी, और फिर मैनेजमेंट निकल जाएगी। किधर निकल जाएगी मैनेजमेंट?
ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर। मुझे बताइए दोनों बातें पूछनी चाहिए क्योंकि नंबर 1 पूछे क्यों आपके कंट्रोल फेल हो गए। रिलेटेड पार्टी में बताया कंट्रोल इतने अहम है कि और किसी पूरे ऑडिट में और किसी जगह कंट्रोल इतने अहम नहीं है। ये एहसास आपको कल होगा इम्प्लीकेशन रिपोर्ट में। पूरे ऑडिट में एक ही सिचुएशन है जिसमें कंट्रोल्स वीक हो तो हम ओपिनियन मॉडिफाई करते हैं, वरना कभी नहीं। हम हमेशा आपको यही सिखाया क्या, कंट्रोल वीक है प्रोसीजर बढ़ाओ, रिपोर्ट पे इंपैक्ट नहीं आता होता। लेकिन रिलेटेड पार्टी के कंट्रोल्स इतने अहम है कि वो कहता है अगर कंट्रोल्स वीक है तो आप सारी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर ही नहीं सकते, ये स्कोप लिमिटेशन समझी जाएगी। रिलेटेड पार्टी में कंट्रोल्स अगर वीक हो तो इन्हें क्या समझा जाएगा, स्कोप लिमिटेशन। हालांकि नॉर्मल में ऐसा नहीं है, बहरहाल वो कल पढ़ेंगे। तो पहले हमने अपनी टीम मेंबर को बताया ले आ रही रिलेटेड पार्टी नहीं। दूसरे नंबर पे मैनेजमेंट को पकड़ा, मैनेजमेंट से एक सवाल पूछा, एक उसको ऑर्डर लगाया। सवाल क्या पूछा, क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर सके, और फिर ऑर्डर क्या दिया उसको, रिक्वेस्ट की। ऑर्डर नहीं, ऑर्डर कहना गलत है, रिक्वेस्ट की। क्या रिक्वेस्ट की, ट्रांजैक्शन को वेरीफाई। मैनेजमेंट गई और ट्रांजैक्शन ढूंढ के लेके आई। ट्रांजैक्शन ढूंढने के लिए बोला उनको, पार्टी हमने ढूंढ ली, उसके साथ ट्रांजैक्शन, ये ज्यादा मगजमारी वाला काम है। मैनेजमेंट गई 3-4 दिन बाद हामती काम यार ये ट्रांजैक्शन है, क्या करें, एक्सेप्ट कर लें, प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे वेरीफाई, भाई सही भी है कि नहीं, इधर उधर की उठा के तो नहीं ले आए। नेक्स्ट सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, भाई किस चीज पे करने हैं और क्यों करने हैं, जो न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन के ऊपर, ताकि पता चल जाए करेक्ट है, कंप्लीट है। और अगर आपको लगे कि प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए, अगर आपको लगे कि ये अनजाने में रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई नहीं हो सकी थी, अनइंटेंशनल है, तो रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस इंक्रीज होगा। क्या आप ये सोचेंगे शुक्र है अल्लाह का एक ही रिलेटेड पार्टी रह गई थी, वही मैंने आइडेंटिफाई कर ली, ऐसा सोचेंगे कि ऐसा सोचेंगे कि या अल्लाह शुक्र है तेरा, शुक्र अभी भी अदा करना हर हालत में, या अल्लाह शुक्र। रिलेटेड पार्टी एक रिलेटेड पार्टी रह गई, इसका मतलब है कोई और रिलेटेड पार्टी भी रिस्क है रह गई होंगी, हमें मजीद इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बताइए क्या रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी खत्म हो जाएगा या बढ़ जाएगा? कि एक रिलेटेड पार्टी ओमिट है ना, तो और भी हो सकता है ओमिट हो, बढ़ जाएगा। अगर तो अनजाने में ओमिट हुई है, और अगर जानबूझ के ओमिट हुई है तो फिर रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ जाएगा। क्लियर? ठीक है कि मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन किया और छुपाना चाह रहे थे। ये है हमारे प्रोसीजर्स टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। भाई कुछ समझ आए? एक दफा क्विकली जरा रीड कर लीजिए 2 मिनट में, तब तक मैं अगला रिस्क आपके सामने लेके आता हूँ। शाबाश, क्विकली रीड करें, देखें समझ आती है। चलिए जी, रीडिंग कर लिया आपने? कोई प्रॉब्लम इनमें? कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है, समझ आ रहा है? ओके। चले, रिलेटेड पार्टी के हवाले से जब हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किए तो 4 तरह के रिस्क हमारे सामने आए। कौन कौन से थे? नंबर 1, आइटा ऐसी रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर ले, मैनेजमेंट आइडेंटिफाई, सबसे अहम। दूसरे नंबर पे कौन सा रिस्क है? ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो तो क्या करना है? आइए पहले तो ये हम जान ले कि कौन सी ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होती हैं। रूल तो मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल सुन ले। एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली
एग्जाम्पल में से केस टेस्ट करेगा, लेकिन अगर एग्जाम्पल से बाहर जाता है उसका रूल मैंने आपको बता दिया। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन भी देखनी है और टर्म्स एंड कंडीशन भी देखनी। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल, पहला इक्विटी ट्रांजैक्शन। इक्विटी ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? शेयर्स इशू किया, या शेयर ले लिए दूसरी कंपनी से, कंपनी एक दूसरे को शेयर इशू कर रही है, शेयर खरीद रही है। इंडिविजुअल के साथ तो बनता है, कंपनी दूसरी कंपनी को शेयर इशू करे, ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ। अच्छा, इलीगल नहीं है ये ट्रांजैक्शन, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, इलीगल नहीं है। एंड ट्रांजैक्शन विद ऑफशोर कंपनीज, ऑफशोर कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन, जैसे कि फॉरेन कंपनीज है उनके साथ कोई ट्रांजैक्शन हो रही, ठीक है, फॉरेन कंपनीज के साथ ट्रांजैक्शन, या फॉरेन कंपनीज के साथ मर्जर है, एक्वायर कर रहे हैं हम किस कंपनी को, ये ट्रांजैक्शंस क्या है? आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। लीजिंग प्रॉपर्टी और मैनेजमेंट सर्विसेज। अच्छा, फोकस लीजिंग प्रॉपर्टी के ऊपर या मैनेजमेंट सर्विसेज के ऊपर नहीं है। प्रॉपर्टी आप लीज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनेजमेंट सर्विसेज भी आउटसोर्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसी में है भला? विदाउट कंपनसेशन में। ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन नॉर्मल है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन नॉर्मल नहीं है। ये भी आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो गई, केस स्टडी में आगे पहचान लेंगे। नेक्स्ट, सेल्स विद अनयूजुअल टर्म, है नॉर्मल सेल जैसे इन्वेंट्री करते हैं, लेकिन यहां पे टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? जैसे लार्ज डिस्काउंट दे दिया, मोमी डिस्काउंट इतना नहीं देते, एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड दे दिया, 500 साल का क्रेडिट पीरियड दे दिया, जाओ भाई, तो ना पैसे लेने वाली बात होगी। आर फ्रीक्वेंट रिटर्न्स, बार बार रिटर्न हो रहे हैं, बाकी लोगों को रिटर्न की ऑप्शन नहीं है, एक ही कंपनी को रिटर्न की ऑप्शन दी हुई है, और उसको ये रेंट पे सेल करते हैं और अगले साल इमीडिएटली वो रिटर्न भी कर देते हैं। चल रहा है कि नहीं कोई चक्कर? ट्रांजैक्शन विद कमिटमेंट टू रीपरचेज, ये तो काउंटी में कंसेप्ट होता था। ट्रांजैक्शन सेल की इस एग्रीमेंट के साथ कि महीने बाद परचेज कर लेंगे, सीफैप में कंसेप्ट होता है ये, उसमें ये कहते हैं ये असल में सेल नहीं है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म के मुताबिक ये सेल। देखिए ऐसा ही है ना, सेल्स की किसी को और फिर साथ ही साथ उस एग्रीमेंट भी कर रहे हैं, क्या महीने बाद वापस, अनयूजुअल है। कॉन्ट्रैक्ट्स मॉडिफाइड बिफोर एक्सपायरी, कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उनमें सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रही हैं ड्यू डेट से पहले, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बार बार चेंज हो रही है उसमें। ये तो वैसे हमारा नॉर्मली एक वाउचर भी चेंज हो जाए ना, अगर खुद सोचें कि आपका कोई जूनियर, आपने किसी कोई चीज मंगवाई, जिससे मंगवाई उसने आपको इनवॉइस ला के दी, उसके ऊपर कटिंग हुई है थोड़ी सी, 900 लिखा हुआ है, 900 का 1 किसी ब्लू इंक से लिखा हुआ है और जो उसके ऊपर दायरा लगा हुआ है वो ब्लैक से लिखा हुआ है। यही मॉडिफिकेशन होती है ना भाई, सिंपल छोटे से वाउचर में मॉडिफिकेशन हो, हमारे जहन में फौरन आता है क्या, लगता है चेंज किया, अल्ट्रेशन की गई है, इसमें टेम्परिंग की गई है। तो जब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में एक्सपायरी डेट से पहले अगर चेंजेस हो रही हैं, वो भी इंडिकेटर्स है कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अच्छा, ये नहीं कि हो नहीं सकता चेंज, हो सकता है, लेकिन अगर ऐसे फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो हमारे लिए सिग्नल है गड़बड़। तो ये है ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। पहले मुझे बताएं, एग्जाम में इनमें से कोई ट्रांजैक्शन भी अगर किसी केस स्टडी में ले आएगा, पहचान लेंगे कि ये आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। ओके, जब ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो आपने पहली चीज ये देखनी है इसके पीछे रिलेटेड पार्टी है वो छुपी होगी 99% केसेस में, क्योंकि आप जब कभी आउट ऑफ द वे फेवर देते हैं किसी को जाके, वो कोई रिलेटेड पार्टी होती है तो फेवर देते हैं, वरना नहीं देते, राह चलते को थोड़ी फेवर देंगे कोई। तो कह रहा है अगर कोई इसमें रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है तो ये हो जाता है फ्रॉड रिस्क फैक्टर। फिर आपने जो भी ट्रांजैक्शन उससे रिलेटेड पार्टी के साथ हुई है, जो भी ये ट्रांजैक्शन है, उसको वेरीफाई करना। वेरीफाई करने में क्या चीजें चेक करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लेंगे भैया, जो एग्रीमेंट हुआ है वो क्या है, उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन है,
क्या जो मैनेजमेंट हमें रीजन बता रही है ये रिलेटेड पार्टी के जो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की ट्रांजैक्शन की है, मैनेजमेंट से पूछा क्यों की है, रैशनल बताओ, बिजनेस रैशनल बताओ क्यों की है, क्यों, बिजनेस रैशनल का मतलब क्या है, ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस करने की क्यों जरूरत पेश आई, और रिलेटेड पार्टी से फ्री में चीजें ली है क्यों, पैसे क्यों नहीं दिए। ठीक है, बाकी लोग कस्टमर्स को तो आप राइट टू रिटर्न नहीं देते, क्रेडिट पीरियड इतना ज्यादा नहीं देते, इसको क्यों दिए, क्यों। बिजनेस रैशनल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बैक एंड पे कोई फ्रॉड चल रहा है, बैक एंड पे फ्रॉड चल रहा है। वो एक स्कीम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बड़े साल पहले, बाद में बंद हो गई, अब खुद ही पता चल जाके वो बंद हुई। स्कीम ये थी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, कि पाकिस्तान के जो ऐसे यूनिट्स हैं टेक्सटाइल सेक्टर में जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट 2% पे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। मार्केट उस वक्त इंटरेस्ट रेट समझे, थोड़े से फैक्ट्स को मैं चेंज करके आपके सामने सिंप्लीफाई करके रख रहा हूँ। मार्केट इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जाम्पल 12% था। कुछ टेक्सटाइल कंपनी को जरूरत थी पैसों की, कुछ को जरूरत नहीं थी। जिनको जरूरत नहीं थी ना, उन्होंने भी कहा बहती गंगा है हाथ धो ले, उन्होंने भी लोन ले लिया। अच्छा, लोन लेके फिर क्या किया, उन्होंने क्या आगे किसी ना किसी एसोसिएटेड कंपनी को दे दिया, ठीक है, उसको या किसी और कंपनी को दे दिया, उसको दिया 10% पे, बैंक वाले 12 पे दे रहे थे, इन्होंने 10%, दूसरी कंपनी कह रही थी बैंक के पास जाएंगे 12% देना पड़ेगा, इससे 10% पे ले लेते हैं। अब नेट क्या हुआ, जिस आगे दूसरी कंपनी ने लोन लिया उसको भी 2% या 3% का बेनिफिट मिल गया। ये जो एक्सपोर्ट कर रही है कंपनी, लेकिन पैसों की जरूरत नहीं थी, पॉलिसी आई, इसने भी कहा हम भी ले लेते, बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, फार्म पैसा के प्रोग्राम है, नहीं भी जरूरत फिर भी चलो अप्लाई करते हैं, मुफ्त के पैसे हैं क्या, उन्होंने कहा फायदा हुआ। वो तो साल 2 साल बाद उन्होंने बैठ के एनालिसिस किया, उन्होंने कहा जितनी हमने फंडिंग कर दी है ना एक्सपोर्ट, उस लिहाज से बड़ी नहीं है, एनालिटिकल प्रोसीजर तो वो भी परफॉर्म कर रहे थे, और चक्कर क्या चल रहा है भाई, होना चाहिए ऐसे ही ना, जितनी फाइनेंसिंग ली है बैंक से उस लिहाज से, क्योंकि मकसद क्या था ये बोरिंग देने, एक्सपोर्ट तो उधर की उधर ही है, फाइनेंसिंग जा किधर, या थोड़ी बहुत बड़ी है जा किधर है, फिर पता चला ये सारी कहानी चले, बंद करो इसको। ठीक है, तो मुझे बताइए क्या अगर आप ऑडिटर होते इस एक कंपनी के जिसने लोन लिया और आगे किसी दूसरी कंपनी को दे दिया है, आप इस ट्रांजैक्शन को आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आइडेंटिफाई करते हैं कि ना करते हैं? ये कंपनी का काम तो नहीं है लोन देना, हालांकि एग्जाम्पल में कहीं पर नहीं है ये वाली एग्जाम्पल, ऐसे ही है ना, लेकिन खुद बताइए एक कंपनी जो टेक्सटाइल कंपनी है दूसरी कंपनी को लोन दे रही है, क्या लोन की ट्रांजैक्शन टेक्सटाइल कंपनी के लिए आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है? और है भी मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं, उससे कम पे थी। बहरहाल तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स हम उठाएंगे उनसे कि भैया ये तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए है ना, ये ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन है, प्रैक्टिकली हर ट्रांजैक्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ज़बानी कलामी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, ये पता है ना आपको, छोटी सी सेल की ट्रांजैक्शन भी होती है ना, बैक एंड पे सेल्स ऑर्डर बनता है, वो वही कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट कोई जरूरी नहीं 200 सफ़े वाली कोई किताब छपी हो, बाज़ औक़ात इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, उसकी समरी बनानी होती थी, हमने लग पता जाता था फाइनेंशियल समरी। बहरहाल तो कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स पढ़ेंगे हम पहले कॉन्ट्रैक्ट निकलवाएंगे, फिर देखेंगे रैशनल क्या है, बिजनेस रैशनल को अंडरलाइन करें, रीजन क्या है, किस वजह से ट्रांजैक्शन किया है, क्या ये जो रीजन है मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन के साथ मैच करती है, मैनेजमेंट ने जो हमें बताया ट्रांजैक्शन किस लिए की है, क्योंकि देखिए आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है ना, कोई वजह होनी चाहिए खास, तभी ये ट्रांजैक्शन की है, आउट ऑफ द वे जाके वो रीजन देख, और फिर उसके बाद रूटीन के काम करने हैं। कॉन्ट्रैक्ट देख लिया, रीजनिंग देख लिया कि कॉन्ट्रैक्ट में जो भी रीजन या मकसद लिखा हुआ है उस एग्रीमेंट का, वो और मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन मैच करती है, और फिर 3 बातें रूटीन की फिट करनी है, वो कौन सी? अप्रूवल, अकाउंटिंग, डिस्क्लोजर। इसको 3 पॉइंट बना के उसने आगे पीछे करके ऊपर नीचे दाएं बाएं करके लिखे होंगे, लेकिन आप इसको 3 डिफरेंट पॉइंट बना के लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, क्या करना है? नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट निकलवा लेना है, कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना है, क्या पढ़ना है उसमें, क्या टर्म एंड कंडीशन क्या है, जो मैनेजमेंट ने बिजनेस रैशनल दिया है क्या, वो क्या है, रीजन क्या है, इस ट्रांजैक्शन के करने की रीजन क्या है, क्या मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन जो उन्होंने दी है वो और जो कॉन्ट्रैक्ट में रीजन लिखी हुई है वो मैच करती है,
ठीक है, मैनेजमेंट लोन किस लिए लिया? एक्सपोर्ट बढ़ानी थी, एक्सपोर्ट तो बढ़ी नहीं, इंटरेस्ट इनकम बढ़ गया आपका। जो जिस मकसद के लिए स्टेट बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो मकसद कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ है लोन में वो कुछ हो रहा है, वो एक्सपोर्ट बढ़ाना है। मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन क्या उसके साथ कंसिस्टेंट है? नहीं। यहीं से आपको गड़बड़ का अंदाजा हो जाना चाहिए। और फिर उसके बाद क्या करना है? रूटीन की चीजें, क्या क्या? काउंटिंग, अप्रूवल, डिस्क्लोजर। अब बल्कि तरतीब, अप्रूवल, काउंटिंग, डिस्क्लोजर। अच्छा, ये आगे कह रहा है वैल्यूएटिंग बिजनेस रैशनल ऑफ ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इसको पढ़ लें, एहतियातन 2-3 पॉइंट याद कर लें। कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें, ये वाहिद चीज है जो कभी टेस्ट भी नहीं हुई, कोई कंसेप्ट भी नहीं। इसमें क्या क्या रहा है? वैल्यूएटिंग बिजनेस रैशनल, कि जब आपने ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की लॉजिक चेक करनी है ना, रीजनिंग, क्या ये वाकई ही ट्रांजैक्शन है आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कभी क्या वाकई जस्टिफाइड है कि नहीं, होनी चाहिए थी कि नहीं, इसकी जरूरत थी कि नहीं थी, तो आपने इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना। ये वैल्यूएटिंग बिजनेस रैशनल ऑफ ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ट्रांजैक्शन ओवरली कॉम्प्लेक्स ना हो, अनयूअल टर्म्स एंड कंडीशन ना हो, रीजन हो, अनयूअल मैनर में प्रोसेस वगैरह वगैरह। या यूं कह लीजिए कि वो ये समझा रहा है आपको कि अगर इस तरह के हालातों वाकयात हुए ना, इस तरह के, तो आप समझ सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है और इसकी कोई वैलिड रीजनिंग नहीं है। इस तरह के हालात क्या हो? जब ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, जब अनयूअल टर्म्स एंड कंडीशन हो, जब कोई वैलिड रीजन ना हो ट्रांजैक्शन करने की, जब उसमें रिलेटेड पार्टी छुपी हुई हो, ऐसी रिलेटेड पार्टी जो अनआइडेंटिफाइड थी, जब ट्रांजैक्शन को अनयूजुअल मैनर में प्रोसेस किया गया, तो समझ लो क्या कि इन ट्रांजैक्शन की कोई रीजनिंग वैलिड लॉजिक नहीं है, और ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस भी है, फ्रॉड भी है। एक और एग्जांपल याद आ गई बैंक की। बैंक में स्टेप वाइज, वो बंदा मेरा ख्याल है अभी भी जेल में ही है। बैंक में स्टेप वाइज होता है कि जी अब अगर लोन लेना है ना, पहले ब्रांच में जाएंगे, ब्रांच उसकी प्रोसेसिंग करके जोनल मैनेजर को भेजेगी, जोनल मैनेजर अमाउंट्स बताई होती है, कुछ लोन ब्रांच में भी अप्रूव हो जाते हैं। बड़ी अमाउंट के लोन पहले ब्रांच में, स्टेप नंबर 2, फिर ब्रांच किसको फॉरवर्ड करती है? जोनल मैनेजर। उससे भी बड़ी अमाउंट हो तो ब्रांच, जोनल मैनेजर, फिर हेड ऑफिस, ठीक है। उससे भी बड़ी अमाउंट हो तो फिर हेड ऑफिस के बाद प्रेसिडेंट, ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसमें क्या हुआ? लोन था डायरेक्टली ब्रांच से, सारी चीजें लेयर्स को बाईपास करके प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया। कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रोल भी, फॉर एग्जांपल सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं आपको, फैक्ट से ऐसे नहीं होने चाहिए थे, अप्रूव कर दिया। क्यों किया होगा ये बाईपास? क्यों किया होगा? रिलेटेड पार्टी, उसमें कुछ और मसले मसाइल भी थे, ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो जब ये अनयूजुअल मैनर में प्रोसेसिंग हो, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो, तो समझ लीजिए क्या है, बैक एंड में रिलेटेड पार्टी और कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। यही समझा रहा है, ये निशानियां बता रहा है आपको। चले बहरहाल, अब इसको रीड कर लीजिएगा, जो समझ आ जाए ठीक है। इस बॉक्स के अंदर की बात कर रहा हूं, पूरी ऑडिट की बात नहीं कर रहा। जो समझ आ जाए अल्लाह का शुक्र अदा करें, समझे, बाकी को रीड कर लें, ठीक है। 3-4 पॉइंट तो आपको याद हो ही जाएंगे, ऐसा ही है। लास्ट पॉइंट कौन सा? अनयूजुअल मैनर। हाँ, लास्ट में कह रहा है कि ऑडिटर आल्सो कंसीडर हाउ मैनेजमेंट हैंडल ट्रांजैक्शन, वेदर मैनेजमेंट डिस्कस, यही कि मैनेजमेंट ने 4 भी गवर्नेंस का डिस्कस किया कि नहीं इस अनयूजुअल ट्रांजैक्शन को। ऐसी ट्रांजैक्शन जो कॉम्प्लेक्स है, अनयूजुअल टर्म्स है, नॉन स्टैंडर्ड प्राइसेस है, कोई बिजनेस रैशनल नहीं है, बैक एंड पे रिलेटेड पार्टी छुपी हुई थी, ऐसी डायरेक्टर के साथ करना चाहिए ना डिस्कस, ताकि पता चले उसकी कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये देखना किया कि नहीं किया, नहीं किया तो फिर मजीद कंफर्म हो गया फ्रॉडुलेंट। फिर कह रहा है वेदर मैनेजमेंट एम्फसाइज पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रादर देन कंसीडरिंग इकोनॉमिक सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं। मैनेजमेंट ऑडिटर की बात नहीं कर रही, मान रही, अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू पे अड़ी हुई है, ये इसका मतलब है। मैनेजमेंट ऑडिटर की बात नहीं मान रही, अपने ही पॉइंट। पूरे ऑडिट में जहां कहीं ऑडिटर और मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू में फर्क होता है, हम किसके साथ खड़े होते हैं? हम ऑडिटर के साथ खड़े नहीं होते, हम ऑडिटर होते हैं।
वो हमारा ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हमारा ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है जी। हमने उसी के मुताबिक इंपैक्ट ऑन बोर्ड बताना होता है, ठीक है जी। तो ये चले, बहरहाल ये पढ़ लें इसको, कोई 3-4 फैक्टर याद भी कर लीजिए, एग्जाम में ज्यादा पूछा। सबसे ज्यादा अहम क्या बताया आपको, 3 चीजें आज के लेक्चर में। एक वो जब रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर ले जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं की, दूसरा ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स बिजनेस में क्या करना है, और एग्जाम्पल उसमें ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स बिजनेस में भी एग्जाम्पल पहचानेंगे तो कहानी आगे लिखने जोगे होंगे। जब एग्जाम्पल ही ना पहचाने कि आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो आगे क्या लिखेंगे, वो तो नहीं लिख सकेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट देखना है, अप्रूवल देखनी है, अकाउंटिंग है, डिस्क्लोजर है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं, वो तो बात की बात है। और नेक्स्ट तीसरा रिस्क कौन सा था, रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट। ये तो आपको बता दिया कि रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस का होना क्या है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। ऑडिटर शैल एड्रेस इट इन अकॉर्डेंस विद ISA 240। ISA 240 एक स्टैंडर्ड है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, जो ये बताता है कि अगर फ्रॉड सामने आए तो क्या करना है। ISA 240 क्या है, एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का नंबर है, जैसे आपका होता है IFRS 5, IFRS 15। 5 को तो नहीं जानते होंगे, 15 को खूब पहचानते होंगे आप। 15 है, IS 38 है, तो हमारा ISA 240 है। एक स्टैंडर्ड क्या बताता है फ्रॉड के केस में, क्या जैसे वो क्या पता है क्या कहता है, वो कहता है ये रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस के साथ एक एक ट्रांजैक्शन पकड़ो, उसको चेक करो, एक एक, चाहे छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन क्यों ना हो, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी है, ये छोटी छोटी ट्रांजैक्शन नहीं करेगी, इसका लेवल नहीं है। अगर वो छोटी ट्रांजैक्शन कर रही है तो उसके पीछे कोई बड़ी बात है, इसकी हर ट्रांजैक्शन से। लेकिन इसमें भी असल मसला, जैसे वो ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में असल मसला उसके प्रोसीजर लिखने का नहीं है, वो तो आप छाप छुप देंगे। असल मसला क्या है, पहचानने का। ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस पहचानेंगे कैसे, एग्जाम्पल और रूल। तो असल मसला इसमें ये नहीं है कि रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस प्रोसीजर क्या परफॉर्म करना है, वो हमने देख लिया है, एक एक ट्रांजैक्शन की एक एक चीज चेक कर रहे हैं। असल मसला क्या है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। इंडिकेटर्स है, क्या इंडिकेटर्स है, फाउंडर ऑफ द एंटिटी है, करंटली मैनेज भी कर रहा है। सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन रेफर टू रिलेटेड पार्टी फॉर फाइनल अप्रूवल, इसके पास फाइनल अप्रूवल के लिए ट्रांजैक्शन जा रही है। ये दूसरों की ट्रांजैक्शन को वीटो कर देता है, इसकी ट्रांजैक्शन पे कोई डिबेट नहीं करता, ना ही इसकी ट्रांजैक्शन को कोई रिव्यू करता है दूसरा, किसी में इतनी जुर्रत ही नहीं है। ये कौन हो सकता है, वो फाउंडर। उसने 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 तो ये समझ गए आप, लेक्चर बुला दिया भाई। आगे चलते हैं। हाँ, इफ मैनेजमेंट गिव्स असर्शन दैट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वर कंडक्टेड ऑन, ये क्या है, अच्छा ये एंड वाला ये काट दिए, ये जर्नल है, जर्नल बस रीड कर ले, इसको सिर्फ रीड करना है, ये एंड पे जो लिखा है रिस्क ट्रांजैक्शन नॉट अप्रूव्ड, ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम, बस ये हल्के फुल्के प्रोसीजर है, ये आपके जेहन में आ ही जाएंगे, ये आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग, ये जो 3 आपको बताया ना, हर तरह के केस में रिलेटेड पार्टी से रेलिवेंट जो उसमें इंक्लूड, ये उसी के गिर्द घूमती है चीजें, ये कोई अहम नहीं है इतना। हाँ ये वाला अहम है, क्या कह रहा है, इफ मैनेजमेंट गिव्स असर्शन किसे बोलते हैं, स्टेटमेंट। अगर मैनेजमेंट स्टेटमेंट दे, क्या स्टेटमेंट दे, ट्रांजैक्शन सारी आमने वैसे, तो भैया हमारे ऊपर तो लाजिम हो गया, चुप रहती मैनेजमेंट तो अच्छा था, उसकी भी बचत थी, हमारी भी बचत थी ना, उसको ज्यादा ख्वार होना पड़ता ना हमें। लेकिन जब मैनेजमेंट ने क्लियरली कह दिया, भैया बड़े फखर से लिखा उसने, हमारी तो सारी रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन है आर्म लेंथ बेसिस पे, आपने कहा आ जाओ फिर इधर बैठ जाओ तुम। मैनेजमेंट से कहेंगे साबित करो, मैनेजमेंट से कहेंगे मैनेजमेंट मेथड टू सपोर्ट एंड आर्म लेंथ असर्शन, साबित करो तुम, मैनेज साबित करो रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस है। मैनेजमेंट के पास 3 में से कोई भी एक रास्ता अडॉप्ट कर सकती है ये साबित करने के लिए। क्या साबित करने के लिए, ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ। स्टेप नंबर 1 वो कहेगी जाओ सर ये हमारी रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी ट्रांजैक्शन है मार्केट के साथ कंपेयर कर लो, मार्केट चले जाओ,
उसमें जिस प्राइस के ऊपर, जिस टर्म एंड कंडीशन के ऊपर ये ट्रांजैक्शन हो रही है, चले जाओ शालमी मार्केट चले जाओ, उधर देखो ये कितने का मिलते हैं, ठीक है चीज जो भी है तरीका, मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है हर चीज की मार्केट नहीं होती, कुछ चीजें ऐसे भी होती है जो मार्केट में सेल परचेज नहीं होती है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन, मार्केट में थोड़ी से, ट्रेन की कोई मार्केट थोड़ी है, नहीं। तो जैसे फर्ज कीजिए कि हमें मीनारे पाकिस्तान बेचना पड़ जाए, ताजमहल, इंडिया में ताजमहल, वो हमारे साथ डील कर लेना, भाई ताजमहल ले लो, मीनारे पाकिस्तान दे दो हमें। क्या इनकी कोई मार्केट है? समझाना क्या चाह रहा हूं, कुछ एसेट ऐसे होते हैं मार्केट, हमने कहा भैया इसकी तो मार्केट नहीं है। उसने कहा अच्छा ऐसा करो, मार्केट नहीं ना, तो हम दो तरह के लोगों से चीजें खरीदते हैं, रिलेटेड पार्टी से भी, अनरिलेटेड पार्टी से भी। तुम हमारी रिलेटेड पार्टी की टर्म्स एंड कंडीशन अनरिलेटेड पार्टी के साथ कंपेयर कर लो। पेटीसीएल एक जमाने में ना, अब तो खैर नहीं है, वो फोन होते थे उसके, एक डायल वाले होते थे और एक बटन वाले, आपने शायद देखे हो कभी, पुराने ड्रामों में देखे होंगे, बटन दबाते थे, हेलो, और डायल भी होता था। वो फोन पेटीसीएल खुद नहीं बनाता था, वो उसको सप्लाई करते थे, दो कंपनीज थी, एक का नाम गालमन था सीटीआई, बड़ी कंपनी, एक था नाम था टेलीफोन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान, और एक था सीटीआई, कैरियर टेलीफोन इंडस्ट्री, गालमन इस तरह का नाम था। अब जो टेलीफोन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये पेटीसीएल की सब्सिडरी थी। अब दोनों सप्लाई कर रहे हैं, फर्ज कीजिए सीटीआई अनरिलेटेड पार्टी है, ये दूसरी जो है टेलीफोन टीआई पे, ये रिलेटेड पार्टी है। अब हमने ये वेरीफाई, अब ये मार्केट में और कोई और कंपनी है ही नहीं, उस जमाने में तो पेटीसीएल के अलावा कोई, अभी भी मेरा ख्याल है कोई लैंडलाइन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती पाकिस्तान में, ऐसा ही है मेरा ख्याल, नहीं करते। तो मार्केट थी ही नहीं कि जिससे पता चले कि मार्केट में कितने का सेल परचेज होता। तो फिर क्या करते थे, रिलेटेड पार्टी के टर्म्स को अनरिलेटेड, जब मार्केट हो तो मार्केट के साथ कंपेयर, मार्केट नहीं है तो रिलेटेड की अनरिलेटेड, और अगर है ही पार्टी एक, उसी से सारा सामान खरीद रहे हैं, एक ही पार्टी है, वही रिलेटेड है, अनरिलेटेड पार्टी ना मार्केट है ना कोई अनरिलेटेड पार्टी है, फिर एक्सपर्ट को पॉइंट करो, वो बताएगा, वो इंटरनेशनल अपने एक्सपोजर से बताएगा, अच्छा जर्मन टेलीफोन जर्मनी में इतने का मिल रहा है, तो ये कितने का बेच रहे हैं, क्या ये टर्म्स एंड कंडीशन सेम, समझ रहे हैं। तो मैनेजमेंट जब ये साबित करना है कि क्या हमारी ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे है कि नहीं, तो उनमें से तीन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले सबसे अच्छी ऑप्शन, मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन के साथ कंपेयर करो, मार्केट नहीं है तो नंबर 2 अनरिलेटेड के साथ, और वो भी नहीं है तो ये तो मैनेजमेंट साबित करेगी। ऑडिटर ने सबसे पहला काम यही देखना है कि क्या मैनेजमेंट ने जो प्रोसेस फॉलो किया वो ठीक है। ऐसा तो नहीं कि मार्केट एग्जिस्ट कर रही है फिर भी हमें रिलेटेड का अनरिलेटेड के साथ कंपेयर करवा रही है कह के, क्योंकि अगर मार्केट एग्जिस्ट कर रही है तो फिर बेहतर क्या है, के साथ कंपेयर करो। ऑडिटर परफॉर्म फॉलोइंग प्रोसेस, क्या कंफर्म डिटेल्स हो, किधर पहुंच गया, ऑडिटर प्रोसीजर टू इवैल्यूएट मैनेजमेंट असर्शन, असेस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस टू सपोर्ट द क्लेम, कि प्रोसेस फॉलो है कि नहीं। ये नहीं अपनी मर्जी से जो मर्जी कर ले, अगर मार्केट एग्जिस्ट करती है तो बेहतर तरीका क्या है, किसी भी ट्रांजैक्शन के कंफर्म करने के लिए कि वो आर्म लेंथ बेसिस है या नहीं, मार्केट के साथ कंपेयर करो। दूसरा, जो डाटा यूज किया गया है, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड रेलेवेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डाटा, यानी कुछ इंटरनल डाटा होगा ना, जो रिलेटेड पार्टी को बिल भेजा है, किस प्राइस पे भेजा है, वो बिल होगा ना जिसको हम मार्केट में ले जाके वेरीफाई कर रहे होंगे, वो डाटा रिलायबल होना चाहिए। मार्केट से जो आपने रेट पूछना वो भी रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो जो फाइनल, बाजू का ऐसा होता है मार्केट में जाए वो पहला रेट ज्यादा ही बोलते हैं, तो निगोशिएशन के बाद एक जो रीजनेबल रेट होता है उसके साथ कंपेयर करना है आपने, ये बताना चाह रहा है आपको। सही डाटा लेके, एक्यूरेट कंप्लीट डाटा लेके कंपेयर करना है। इवैल्यूएट द रीजनेबलनेस ऑफ की अजम्पशन अंडरलाइंग मैनेजमेंट असेसमेंट, देखना है कि अजम्पशन रीजनेबल हो के नहीं मैनेजमेंट की असेसमेंट के बैकग्राउंड पे, ये भी उससे ऊपर वाले से मिलता जुलता है। तो ये ऑडिटर के प्रोसीजर्स होंगे, 3 प्रोसीजर, कौन कौन से। नंबर 1, सोर्स कंफर्म करो, कि प्रोसेस कंफर्म करो कि क्या मैनेजमेंट का प्रोसेस ठीक है कि नहीं। दूसरा, जो डाटा यूज हुआ है वो देखो ठीक है कि नहीं। तीसरा, अजम्पशन यूज हुई हैं वो भी देखो ठीक है।
या डाटा और assumption से मुझे याद आया, गोइंग कंसर्न को जब हम असेस करते थे तो सबसे अहम प्रोसीजर होता था कैश फ्लो फॉर कॉस्ट। कैश फ्लो फॉर कॉस्ट में भी यही काम था, डाटा भी कंफर्म करो, assumption भी रीजनेबल होनी चाहिए। याद है? यहां पे भी आप कंपेयर करने जा रहे हैं, डाटा भी कंफर्म करो, assumption भी कंफर्म करो। assumption केस टू केस वेरी करे, आपके जहन में आ रहा होगा assumption की एग्जाम में केस टू केस वेरी करते हैं। क्लियर? तो ये थे हमारे 4 रिस्क जो रिलेटेड पार्टी के केस में हम फेस कर सकते हैं। एग्जाम में क्या करेगा, इन चारों में से कोई एक रिस्क आपको दे देगा, आपने उससे रिलेटेड प्रोसीजर बताने होंगे। सबसे ज्यादा कौन से वाले रिस्क पूछता होता है? केस स्टडी में पहले दो और रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में इंडिकेटर्स। ये जब आप असाइनमेंट करेंगे आपको इससे अंदाजा हो जाएगा। लेकिन बहरहाल छोड़ना कोई भी कंसेप्ट नहीं है, इतना हम ऑडिट पढ़ रहे हैं ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर छोड़ना कुछ भी नहीं है। क्लियर जी? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कुछ? अच्छा बस नहीं, मैनेजमेंट ये असर्शन ऑडिटर को नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दे रहे हैं। इफ मैनेजमेंट गिव्स असर्शन दैट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कंडक्टेड ऑन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख लेकर नहीं लिखा हुआ, तो ये मैनेजमेंट असर्शन कहाँ देगी? फाइनेंस। वैसे क्वेश्चन की कंटेक्स्ट से आपको अंदाजा हो रहा था ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है। हाँ, लेकिन ज्यादा बेहतर है क्लियरली लिख लें कि इन फाइनेंशियल असर्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या होता है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब होता है, हाँ, क्या एक शेर होता था उर्दू में पढ़ते थे, नजर आते हैं कुछ, क्या था, दिखाते हैं कुछ, देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला, कुछ इस तरह का शेर होता था। इस तरह का, यानी सब्सटेंस ओवर फॉर्म का नजर है होना कुछ, दिखना कुछ और। हाँ, हाथी के दांत खाने, ये मुहावरा था। हाँ, वो हमारा शेर। हाँ, शाबाश। हाँ, खाने के और वही दिखना कुछ, यानी मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन दिखाएगी कुछ और, होगी कुछ। कल एग्जांपल बताई थी ना, क्या एग्जांपल बताई थी? वो सेल ऑफ लैंड वाली। दिख क्या रहा था? सेल ऑफ लैंड की ट्रांजैक्शन है, था क्या असल में? डिविडेंड की पेमेंट हो रही थी। ये वैसे सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये काउंटी क्या कर पढ़ा नहीं हुआ? काउंटी की बेसिक्स में पढ़ाते हैं, भूल गए होंगे आप, कोई बात नहीं, कोई बात। मैं क्लियर? ये ओवरबर्डन तो नहीं हुए? पक्की बात है, नॉर्मल। हाँ, इसी स्पीड के साथ अगर सेशन एंड हो जाए प्रॉब्लम तो नहीं है कोई, बल्कि इससे थोड़ी कम होगी, क्योंकि हमने आज क्वेश्चन कम प्रैक्टिस किए हैं, इसलिए थोड़ा सा कंटेंट नॉर्मल से ज्यादा था। क्यों ज्यादा था? थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा आज, क्वेश्चन फिर भी नॉर्मल था, बट ठीक है, आइंदा भी इतना या इससे कम ही होगा इंशाल्लाह, ज्यादा नहीं होगा। हमने पढ़ा था कि जो ऑर्डर होता है वो रीड पार्टीज का फ्रॉड रिस्क करने के लिए फ्रॉड के है कि नहीं, या फिर उसने डिस्क्लोज किया हुआ है, वो चेक करता है। तो सर जो चौथी वाली इसमें केस है कि असर्शन को किसी दी हुई मैनेजमेंट ने तो फिर उसको वेरीफाई करे, तो उसको पहले ही रिस्पांसिबिलिटी है ही है, तो उससे क्या? हाँ, नहीं, पहले ही चेक करना है, लेकिन जब मैनेजमेंट क्लियरली ये बता देती है ना, नॉर्मली भी यही चेक करते हैं कि जो रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन है वो आमने बेसिस पे होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर उसमें कोई रूटीन की और अप्रूवल के मुताबिक, बोर्ड डायरेक्टर्स की पॉलिसी के मुताबिक ट्रांजैक्शन हो ना, फिर हम उसमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते, मतलब उसमें हम उसको रिपोर्ट नहीं करते। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने कह दिया कि हमारी सारी ट्रांजैक्शन आमने बेसिस पे है, फिर हमने एक फिर जो रूटीन की अगर कोई ट्रांजैक्शन चाहे पॉलिसी के मुताबिक भी है, वो भी ट्रांजैक्शन हुई ना, तो हम कहेंगे इंटरनल पॉलिसी ठीक है आपकी, एक्सटर्नली क्या कह रहे हैं आप? इंटरनल कुछ और कह रहे हैं, एक्सटर्नल कुछ नहीं, हम तो अब रिपोर्ट करेंगे, ये हम बताएंगे कि आप गलत कर रहे हैं, हम बताएंगे झूठ बोल रहे हैं, आप अपने डायरेक्टर्स को बुक वैल्यू के ऊपर सेल कर रहे हैं गाड़ियां, ये आमने बेसिस पे नहीं है हम तो बताएंगे क्यों, क्योंकि आपने भी स्पेसिफिकली कह दिया, इस वजह से, ठीक है, हमारा फोकस बढ़ जाता है। चलिए जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।